स्वागत है आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आपको बता देते हैं, कोरोना को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। मास्क को लेकर पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना भी किया जाएगा। वहीं फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुले रहेंगे। सीएम ने कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करने के भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो लगातार त्योहार और इलेक्शन के बाद एकदम से पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा हुआ है और इस इजाफे को देखते हुए एहतियातन प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। अधिकारियों से बातचीत की, मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत की और कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा और जो मास्क लगाए हुए नहीं नजर आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। शादी समारोह में कम लोग इकट्ठा हों, इसको लेकर कहा गया है। एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जो नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है अब इस कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, आपसे कुछ ही देर के बाद कोरोना को लेकर किस तरह की गाइडलाइन का पालन होगा इसको लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने आज जिला कलेक्टरों से भी फीडबैक लेने का काम किया और साथ ही जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक है उसको आयोजित कर इस बात का फैसला करें कि किस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया जाना है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि पूरी तरीके से स्कूल जो है पूरी तरीके से बंद रहेंगे। फिलहाल स्कूलों को नहीं खोला जाएगा और साथ ही किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि प्रभावित ना हो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही शादी समारोह में सीमित संख्या में ही लोग जुट पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की होगी कि वो किस तरीके से अपने जिलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए क्योंकि बीते 24 से 48 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की संख्या तेजी के साथ बढ़ी संख्या और अब बढ़ सकती है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात इंदौर की कर लेते हैं। तो इंदौर में 33 दिन बाद फिर कोरोना की रफ्तार देखने को मिली है और कोरोना 300 पार पहुंच चुका है। 11 दिन में 4 गुना से ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 313 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सवाल वही है, आखिर कहां चूक हो रही है? एहतियात क्यों नहीं बरती जा रही है? ये चूक कहीं भारी न पड़ जाए। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी। प्रातःकालीन जो रिपोर्ट थी उसमें 20 लोग और शाम को जो रिपोर्ट थी उसमें 11 अन्य, कुल मिला के 31 लोग इनके कर्मचारी जो थे वो प्रभावित पाए गए थे। उन्हें इनके द्वारा होम आइसोलेशन करा दिया गया था। हमारी टीम ने जब आकर यहाँ देखा तो वो सभी लोग होम आइसोलेटेड थे, किंतु अन्य व्यक्ति जो 72 लोगों में से 31 पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो। तो सुना आपने, इंदौर के आनंद ज्वेलर्स को 7 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही शॉप को सैनिटाइज करने के आदेश भी कलेक्टर ने दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शॉप को सील किया। बीते दिनों आनंद ज्वेलर्स में एक साथ 31 से अधिक कर्मचारी पॉजिटिव निकले। यहाँ पर आने वाले जो दूसरे मरीज, जो दूसरे ग्राहक हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो तथा अन्य लोगों में ये प्रसार ना हो, इसको देखते हुए जो हमारा एमपी जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत 7 दिन के लिए विसंक्रमित करने हेतु इसे बंद किया जा रहा है। अब इंदौर शहर की दूसरी तस्वीर देखिए। इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में भी 5 छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। 35 छात्रों को क्वारंटाइन किया गया।
आईआईटी कैंपस में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए चल रही लैब को 25 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। ऑफिस में आने वाले अधिकारी कर्मचारी पर भी कंट्रोल किया गया है। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका था इंदौर, जहां कोरोना की रफ्तार थम गई थी, लेकिन इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। पिछले 11 दिन में 4 गुना से ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 313 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालात ये हैं कि प्राइवेट अस्पताल में 90% तक बेड फुल हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इंदौर में दूसरे जिलों के मरीज आने से भी अस्पतालों में परेशानी आ रही है। अब मरीजों को सुपर स्पेशलिटी समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में डाइवर्ट किया जा रहा है। 4 नई मौतों के बाद अब तक कोरोना से कुल 726 मरीजों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 2324 हो गई। ऐसे में सवाल है कि क्या त्योहार में मिली छूट का ये नतीजा है? लोगों की लापरवाही क्या इसके पीछे वजह नहीं? प्रशासन से आखिर कहां चूक हो रही है? जिस कोरोना की रफ्तार पर इंदौर ने काबू पा लिया था, अब आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। इंदौर में फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पिछले 48 घंटे में कोरोना की रतलाम में रफ्तार से हर कोई हैरान है। रतलाम जिले का आखिर क्या है हाल? क्या रतलाम में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण? बीते 2 दिनों में रतलाम में आए हैं कोरोना के 120 नए मामले। देखिए रिपोर्ट। करीब 80 के आसपास मरीज ऐसा आए हैं, पर ये सारे CMH ऑफिसर्स की एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है। पिछले 48 घंटे में कोरोना की रतलाम में रफ्तार से हर कोई हैरान है। बीते 2 दिनों में कोरोना के 120 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2798 तक पहुंच गई है, जबकि रतलाम जिले में कोरोना के 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 2365 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों से प्रशासन भी मुश्किल में है। प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रहा है। सर, मेडिकल शहर में एकदम जो कोरोना जो ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उसके लिए क्या कुछ एडवाइजरी? कोरोना की लहर है ना, और ये बीच बीच में लहरें इनकी उठते रहती है। ये थोड़े दिन में कंट्रोल हो जाएगा। सर, कल कुल कितने मरीज आए थे सामने कोरोना? जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेलवे और निजी अस्पतालों को भी कोविड केयर सेंटर में बदला जा रहा है, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। जो भी मरीज निकले हैं वो सारे मेडिकल कॉलेज में है, और मेडिकल कॉलेज से जो ठीक होकर मरीज आ रहे हैं, कल हमारे पास 4 मरीज वहाँ से ठीक होकर, मतलब कोरोना निगेटिव होकर आए थे। उनको हमने अपने प्राइवेट वार्ड में रखा है, जो हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड है। और आज से हमारा ICU वार्ड भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज से नेगेटिव होने के पश्चात जिन मरीजों को वेंटिलेटर इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उनका मैनेज करेंगे सर। और हमारे यहाँ पर अभी किसी प्रकार कोई डेथ नहीं है। सवाल वही है, आखिर कोरोना की रफ्तार के लिए जिम्मेदार कौन है? ये चूक, ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के गुपकार समझौते के बहाने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों पर निशाना साधा है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाया गया है उसे मैं क्या कहूं? उसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक हमें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलता तब तक तिरंगा नहीं थामेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ऐसा बर्ताव पहली बार नहीं कर रही है। पंडित नेहरू ने सत्ता के लिए देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया और आदरणीय पंडित ही थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। वह पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 कानून व्यवस्था करके कश्मीर को भारत में समरस नहीं होने दिया। अब इसको मैं गुफकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं
सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है। देश की आजादी के समय से ही, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था। उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है। और गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर। उधर लव जिहाद को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री ने कहा कि हम लव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो जिहाद पूरा हक है वो गलत है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद ऊपर वाले की देन है। समझदार होगा, जो भी बुद्धिजीवी होगा, वो कभी किसी जिहाद के पक्ष में नहीं होगा। पर कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से कांग्रेस रसातल को जा रही है। कोई भी लव के विरोधी नहीं है, पर जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उस जिहाद के विरोधी हैं। और इसलिए कोई भी जिहाद देश के अंदर नहीं चलेगी, कोई आतंकवाद नहीं चलेगा। ये मोदी जी की सरकार है। जहां तक इस कानून का है तो मैंने पूर्व में भी कहा कि इसे हम और कठोर बनाएंगे। हम बाकी के प्रदेशों की भी राय जो हो रही है वो इस बारे में ले रहे हैं, उनसे उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं और इन सारे बिंदुओं को समाकेत करने के बाद में हम विधानसभा में लाएंगे। चलो ये तो समझ में आई कि लव ऊपर वाले की देन है, जो मैंने कहा था पहले भी। दूसरा ये इनके जो बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे मुख्तार नकवी हों या जो और भी नेता हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है हिंदू समाज के लोगों से, उसके बारे में भी तो बात करेंगे क्या कह रहे हैं। और दूसरा जो मुरैना से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, मुस्लिम महिला से शादी की थी, उसके बारे में उनका क्या कहना है। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि लव जिहाद कानून में कड़े कानूनी प्रावधान होने चाहिए। जयभान सिंह ने 5 साल की सजा के प्रावधान को नाकाफी बताया है और कहा कि कानून विशेषज्ञों से राय लेकर ऐसा सख्त कानून बने ताकि कोई लव जिहाद करने पर सोचे भी नहीं। कड़ी सजा का प्रावधान को न्यूज 18 से खास बातचीत में जयभान सिंह पवैया ने इन बातों का जिक्र किया है। बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, कि ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत थी, बल्कि इसको पहले हो जाना चाहिए था। तो एक अमानवीय षड्यंत्र और धर्मांतरण के द्वारा राष्ट्रांतरण करने के जो एक भूमिगत प्रक्रिया पूरे भारत में बहुत दिनों से जारी है, उसका एक हिस्सा है लव जिहाद। ये प्रेम नहीं है, ये षड्यंत्र है। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सरकार कानून ला रही है, इसके लिए साधुवाद की पात्र है, लेकिन कानून को कठोरतम स्वरूप में लाना चाहिए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगर मालवा जिले के सालरिया स्थित देश के पहले गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को यहां मुख्यमंत्री गो कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। इसके पहले यह गौ अभ्यारण्य एक बार फिर गायों की मौत के लिए चर्चा में आ चुका है। यहां एक साथ एक दिन में 10 से ज्यादा गायों की जान चली गई है। साथ ही यहां गायों के लिए भूसा नहीं है, गायों के ठंड से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। हाँ, कल दिनांक को ये मौसम चेंज होने थे, कुछ 3 बड़े और 3 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई, जिसमें आफरा को ये लिंटना पॉइजनिंग और पॉलीथीन खाने से हुई है। और सभी का विधिवत पोस्टमार्टम करके और उनको संस्कार किया गया है। वर्तमान में कोई ऐसी संक्रामक बीमारी नहीं है। इलाज वगैरह पर्याप्त मात्रा में सभी डॉक्टरों विजिट करते हैं। इंदौर में यौन शोषण मामले में जेल में बंद प्यारे मियां के परासिया थाने के लालाराम नगर स्थित आलीशान बंगले के अवैध निर्माण को निगम ने ध्वस्त कर दिया है। बंगले पर कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम ने पहले पुलिस की मौजूदगी में घर की तलाशी ली। इस दौरान वहां से तलवार, बड़ी मात्रा में महंगी विदेशी शराब, आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। प्यारे ने बंगले में एक चोर रास्ता भी तैयार कर रखा था और आशंका है कि इसी रास्ते से वो भागा करता था। निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया था। बात रतलाम की। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की नकदी और सोना चांदी बरामद किया गया है। आरपीएफ ने रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गहने और नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 1 किलो 335 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी बरामद की गई है। वहीं 2 करोड़ 29 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। जब्त सोने की कीमत 68 लाख और चांदी की कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में डिलीवरी करने के लिए पहुंचा हुआ था और जब आरपीएफ को शक हुआ तो फिर जवानों ने इससे पूछताछ की और वहीं पर इसे धर दबोचा। देश के साथ ही प्रदेश में लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा देखते ही बन रही है। छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अपना पहला अर्घ अर्पित किया है। कोरोना काल की वजह से इस बार काफी संख्या में लोग अपने घरों पर ही तालाब बनाकर छठ पूजा करते हुए नजर आए। और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आयोजित करने का फैसला किया है। जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयोजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने वाले समय में विवाह में या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या शहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे। हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहल्ले या कॉलोनी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो वो मोहल्ला या कॉलोनी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। मैं अपने प्रिय बहनों और भाइयों से, बेटे बेटियों से यह अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए कोरोना की हर गाइडलाइन का पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप सुन रहे थे और कोरोना को लेकर उन्होंने जो अपील है वो मार्मिक अपील प्रदेशवासियों से की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।